बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरमान साबिर और आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। आज बात करेंगे आमिर लियाकत हुसैन की। 4 किस्तें पहले भी कर चुके हैं और आज ये उसी सिलसिले की 5वीं कड़ी है। आमिर लियाकत के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया जा रहा है और आज भी उनके एक पहलू पे बात करेंगे और वो पहलू इंतहाई दिलचस्प है कि वो एक पर्सनैलिटी जो कि एंकर भी थे, जो डिबेटर भी थे और प्रोग्राम भी करते थे और बहुत मशहूर थे और मशहूर शख्सियत थे। और वो सिर्फ ये तो इनकी एक साइड थी, वो एमएनए भी थे, इलेक्टेड एमएनए थे, वो मेंबर नेशनल असेंबली थे। और इस हिसाब से क्योंकि उनका एक हलका था जहाँ से वो इलेक्ट होते हैं और वहाँ पर जो सियासी जो मामलात होते हैं उसमें लंबी लंबी ऑफ़र्स भी आती हैं। तो वो ऑफ़र्स जो आती थी वो क्या करते थे, उन ऑफ़र्स के साथ क्या होता था। कामरान वजाहत मेरे साथ हैं और कामरान वजाहत का एक तवील अरसा, ज़िंदगी का तवील अरसा इन्होंने आमिर लियाकत हुसैन के साथ गुजारा है और ये आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी के पहलुओं से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो इनसे जानते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन एमएनए थे, सियासी शख्सियत भी थे वो, और चूँकि वो एंकर थे, आवाम में मकबूल थे, तो सियासी तौर पर भी वो मकबूल थे और वो कहीं न कहीं ख़बर में रहते थे। सियासी जो ज़िंदगियाँ होती हैं, जो सियासी शख्सियात होती हैं, उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ पहलू भी आते हैं और ख़ास तौर पर जो लेन देन का पहलू है वो भी उसमें एक गालिब अंसर होता है उसका। कैसे थे वो लेन देन में? अरमान साहब, पहले तो मैं एक बार बता दूँ कि आमिर लियाकत हुसैन वो मीडिया इंडस्ट्री का वो दरख्शां सितारा था कि एक तो ट्रेंड सेटर था वो हर जगह पर। और ये रिकॉर्ड सिर्फ आमिर के पास है कि 2 बार वो शोबिज़ यानी कि मीडिया इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के बाद 2 बार एमएनए रहा है और 1 बार वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर रहा है। बिल्कुल। अगर मैं उनके लेन देन जो लोगों पे बात होती है, लोगों के हवाले से अगर मैं बताऊं तो मैं 2002 से शुरू करता हूं, जब उनको NA 249 जो रेंचो लाइन, खालादर और ये हाजी अब्दुल्ला हारून कॉलेज, उनके मुकाबले में थे नबील गबूल। ये सीट, इस सीट से हमेशा 1988 से, जब से MQM ने जनरल इंतखाबात में हिस्सा लिया और MQM मारिज़ वजूद में आई है, तो इस सीट से हमेशा फारूक सत्तार साहब इलेक्शन लड़ते थे। तो पहली बार हुआ था कि MQM के जो उस वक्त बानी थे, उन्होंने आमिर लियाकत पे इत्माद करते हुए NA 249 से उनको टिकट दिया था फारूक सत्तार की जगह। और उस साल फारूक भाई इलेक्शन नहीं लड़े थे सन 2002 में, और आमिर लियाकत ने सख्त मुकाबले के बाद नबील गबूल को हराया था। उसके बाद वो वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर भी रहे और कभी भी आमिर के हवाले से कभी उस वक्त भी ये नहीं आया कि होता है ना कि जी वो फ़लाँ पोस्टिंग करवा दी, फ़लाँ कर दिया, फ़लाँ से पैसे ले लिए, ये कर लिया, ये उस वक्त भी नहीं कहता। और उसका सबूत ये है कि जब आमिर ने 2006 के एंड में इस्तीफ़ा दिया है और असेंबली छोड़ी है और काबीना से बाहर आ गया था और कौमी असेंबली से भी इस्तीफ़ा दे दिया था, तो हैदर अब्बास रिजवी ने एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, काशिफ अब्बासी उसके एंकर थे। उन्होंने कहा कि बात निकली कि जी MQM में निकालने का अमल, एहतसाबी अमल क्या है कि करप्शन पे MQM फ़ौरन निकाल देती है। तो उस वक्त काशिफ अब्बासी ने उनसे सवाल किया कि आमिर लियाकत हुसैन साहब से मुतालिक, तो उसने ये कहा, हैदर अब्बास रिजवी ने, आमिर भाई पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। और जब 2018 में आम इंतखाबात तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ा 16 साल के बाद, तो जब भी वो लाइन्स एरिया, ये वो उसके मुकाबले में जो खड़े थे, वो सीट भी कभी फारूक भाई वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, 2 सीटों से लड़ते थे, एक लाइन्स एरिया और एक खालादर। वहाँ से भी फारूक भाई इलेक्शन में उनके मुकाबले पे थे। फारूक भाई ने 38,000 वोट लिए थे और आमिर भाई ने तकरीबन 59,000 वोट लिए थे। लेकिन हमेशा आमिर फारूक भाई की
दिल से बड़े भाई की तरह इज्जत करता था। अच्छा ये बताएं कि आमिर के पास जो लोग पैसे लेकर अगर आते हैं, ऐसी कोई मिसालें हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कोई एक जगह कोई बाज़ार लगाना है या इस तरह की कोई बात है जहाँ पर नहीं लग सकता और इल्लीगल के तौर पर मतलब नाजायज़ है या इस तरह की कुछ, तो उसमें होता है ना कि पैसे लेकर आ जाते हैं कि जी सर ये आप लगाने दें, आप इजाज़त दे दें बस। तो इस तरह के कोई वाक़यात हुए जिसमें उनको पैसों की ऑफ़र की गई है, तो उसमें उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? एक बार नहीं कई बार ऐसे मौके आए कि आमिर को पैसों की ऑफ़र हुई कि आप इतने ले लें हमारा ये काम करा दें, आप इतने ले लें हमारा ये काम करा दें। और एक दो बार तो लोग पैसे भी लेकर आए। तो जैसे होता है बाज़ारों की परमिशन ये वो, तो आमिर ने हमेशा मना किया। हालांकि लोग तो देखें, एक एमएनए होता है उसके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कहीं ना कहीं इंसान से इंसान होता है, वो भी कहीं ना कहीं वो गलती करता है, ऐसा बात नहीं है कि वो गलती नहीं करता। लेकिन आमिर ने हमेशा कोशिश ये की है कि मैं कभी भी मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो। ये एक बार नहीं, एक बार तो मेरे सामने की बात है, लोग आए थे कि जी ये बाज़ार की परमिशन है, ये पैसे हैं, आप भी ले लें। उसने कहा मैं आपको बाज़ार की परमिशन, कितने पैसे? तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 15 लाख से ऊपर थे। तो उसने वो वापस कर दिए थे। उसने कहा नहीं मैं आपको, गरीबों के लिए बाज़ार लग रहा है, मैं आपको ऐसी परमिशन डीसी से बोल कर करवा दूँगा। वो ऐसे काम कर दिया करता था। वो कभी ये नहीं कहता था कि यार ये मेरे हाथ से ना कोई, मेरे कोई अमल से किसी को कोई नुकसान पहुँचे। ये उसकी ज़िंदगी में मुतादिद बाइसियत टीवी एंकर, बाइसियत एमएनए, बाइसियत वज़ीर। हालांकि एक मौके पे, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा उस मिनिस्टर का, मिनिस्टर क्या कि जब 2002 में जब वज़ीर मुमलिकत थे तो ऑन रिकॉर्ड है कि आमिर उस वक्त वज़ीर मजहबी उमूर थे, एक हज कोटा नहीं बेचा उसने। हज कोटा उसने बेचा ही नहीं। सही। ये मैं आपको बताऊँ कि सादा इंसान था, कोशिश करता था कि अगर मेरे पास कुछ है ना, इससे किसी की मदद हो जाए। वो किसी की आंख में ना आंसू नहीं देख सकता था। बहरहाल लोगों ने बहुत कुछ बयान किया होगा कि वो ये, लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं कर सका। हर इंसान के अच्छे पहलू भी होते हैं और नेगेटिव पहलू भी होते हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। यकीनन आमिर लियाकत हुसैन की भी जो है वो कुछ लोग जो हैं वो उनको कहते हैं कि उनके नेगेटिव पहलू थे और वो उस पर बात करते हैं। हम जो है वो यहाँ पर जो प्रोग्राम करने का मकसद है, आमिर लियाकत हुसैन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हम उन पहलुओं को उजागर कर रहे हैं जो कि हम जिनको मुस्बत समझते हैं। तो इसीलिए मैंने कामरान वजाहत को यहाँ पर अपने साथ इंगेज किया है और हम सिर्फ उनके मुस्बत पहलुओं पर बात करें। कामरान, आप मुझे ये भी बता रहे थे कि जब आपकी वालदा एडमिट हुई थी और वो एक आपके जो कुलीग थे उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया था, तो उस पर क्या आमिर के किस तरह के रिएक्शंस थे? देखिए, अचानक 5:30-6 बजे के करीब मेरी वालदा फजर की नमाज के लिए उठी, तो उनको कुछ काकरोच वगैरह नज़र आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि वो स्प्रे कर दिया, पता नहीं कुछ केमिकल मिक्स करके ना, ब्लीच और पता नहीं क्या करके, तो वो उनकी हालत गैर हो गई, वो उनके लंग्स मुतासिर हो गए। हम उनको लेके गए, उस वक्त 5:30-6 बजे का टाइम था सुबह के। हम उनको मामजी हॉस्पिटल है बिल्कुल सामने फेडरल बी एरिया में, शार पाकिस्तान में, वहाँ लेके गए। उन्होंने कहा जी ये लियाकत नेशनल का केस है, बड़ा हॉस्पिटल का लेके जाए। फिर हम उनको लियाकत नेशनल के, वहीं मैंने आमिर को टेलीफोन किया, बताया कि दुआ करो कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, आईसीयू में, लियाकत नेशनल में। बात ख़त्म हो गई। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि अचानक रिकॉर्डिंग के दौरान, आलिम ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग हो रही थी आबाद स्टूडियो में, एकदम आमिर ने रिकॉर्डिंग को छोड़ा, बोला यार तुम में से किसी को पता है कि कामरान वजाहत की वालदा हॉस्पिटल में? वो नज़र नहीं आ रहा है मुझे।
पता नहीं कैसी हालत है। तुम लोगों ने पूछा नहीं, यानी कि जो उसका कहा था कि अपने साथियों को पूछा करो, मेरी तरह ख्याल रखा करो उनका। उसने फ़ौरन एक बंदे को, शाकिर नाम का हमारा मुलाजिम था आमिर का, उसको एक अमाउंट लेके वहाँ भेजा कि कामरान परेशान ना हो, उसको जाके ये देना कि आमिर भाई ने अपनी अम्मी के नहीं भिजवाएं। अच्छा। और एक और हमारे साथी हैं जो आज भी आबाद स्टूडियो की खिदमत कर रहे हैं, असलम भाई, उनको कभी उसने अलग नहीं होने दिया। आबाद स्टूडियो पूरा उनके हवाले कर दिया है। और आज भी बुशरा ने आबाद स्टूडियो असलम भाई में को भी रखा है वहाँ पर, क्योंकि असलम भाई की जब वाइफ का इंतकाल हुआ है और आमिर को पता चला है, तो आमिर ने बग़ैर कुछ कहे मुझे कहा कि ये इनकी तजवीज़ तदफीन के कफन इनको सुपुर्द का कब्रिस्तान का सारे अखराजात हैं, ये लो और ये असलम भाई को दो। और फिर ये ना कि वो कहेंगे सोइम के भी जो अखराजात हैं वो भी लो, ताकि असलम भाई परेशान ना हो। ये एक बात नहीं है अपने साथियों का, और हमेशा ख्याल रखता है, हमेशा ख्याल रखता है, हमेशा इसी तरह से जो है वो रिएक्ट करते हैं। इसी तरह मैं बीमार हूँ घर पर। ईद उल अज़हा 2 साल पहले की बात है। ईद उल अज़हा से एक दिन पहले इस्लामाबाद से कराची आया। एक हमारा कोलीग था, उसको पैसे दे के भेजा कि जी जाओ, कामरान बाजार बीमार है, कल ईद है, जाके दे के आओ। अच्छा। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स तो अगर रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम्स हैं तो वो तो बहुत ही अर्जेंसी में रिकॉर्ड होते हैं और नशर भी होने हैं, टाइमली जो है उनको डिलीवर भी करना है। ऐसे में अगर कोई इम्पोर्टेंट आदमी उस प्रोग्राम का वो अचानक गायब हो जाए तो आमिर फिर उस वक्त उनका क्या, किस तरह से बिहेव करते हैं? देखें, ये एक बार नहीं हुआ कि अगर उसको ये पता चलता था ना कि मेरे फला साथी के साथ ये मसला हुआ है। एक हमारे साउंड का करते थे सिकंदर बख्त, जो साउंड देखते थे, ये 2015 का रेलवे गोदाम TCP में इस प्रोग्राम हो रहा था हमारा रमज़ान शरीफ। उसमें 27वीं शब की बड़ी ट्रांसमिशन के बाद हम लोग थके मांदे आके सो गए थे। मैं स्टूडियो में सो गया था। आमिर के पास उसका भाई पहुंचा सिकंदर का, घर पे ख़ियाबान तारिक में। तो आमिर को 11-12 बजे ट्रांसमिशन करने के लिए आना था स्टूडियो। उसने ये बताया कि जी ऐसे ऐसे रात को पुलिस आई है और सिकंदर बख्त को फिरियर पुलिस ले गई है। अच्छा। उस वक्त उसने, अच्छा वो सबको मुझे फ़ोन कर रहा था, तफाक से मैं सो रहा था, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। तो उसने कहा मैं खुद चलता हूँ फिरियर थाने। तो किसी ने कहा कि कामरान भाई स्टूडियो में सो रहे हैं। तो उसने कहा स्टूडियो में कौन है? तो वो हमारे जो स्टूडियो में सेट लगता था वहाँ पे परिंद और वो हिरन वगैरह आते थे, उनकी देखभाल करता था खलील नाम का बंदा। तो खलील ने घबरा के कहा कि यार अभी मैं कामरान भाई को नहीं उठाऊंगा, वो सो रहे हैं। तो उस लड़के ने कहा ये कामरान भाई का नहीं, ये बॉस का फ़ोन है, कामरान भाई को जाके बताओ। मैंने कहा जी बॉस क्या हुआ, खैरियत? कहने लगे या मैं जाऊँ फिरियर थाने या तुम जा रहे हो। मैंने कहा आप रुके, मैं जा रहा हूँ। और मुझसे कहा कि सिकंदर को बाहर लेके आना, खाली हाथ नहीं आना। तो सिकंदर का मसला मैं बताऊंगा नहीं, एक वो ज़ाती मत सिकंदर वक्त एक, तो इसका मतलब ये फैमिली की तरह ख्याल रखते थे? जी बिल्कुल। ये एक नहीं कई मुतादिद बार ऐसे वाक़यात हुए कि वो किसी के साथ कुछ हो जाए ना। एक दौरान ट्रांसमिशन पहचान रमज़ान एक हमारी कोलीग थी, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो मुझे फ़ोन किया सुबह 4 बजे के कामरान मजाद इनके वालिद का इंतकाल हो गया है, सारी काम करने हैं। वो ट्रांसमिशन में बाद में किया, पहले तदफीन में शिरकत हुई उसने। मैं फिर दोबारा से आता हूँ अपने मौजू की तरफ जो हमने शुरू में किया था कि जो ऑफ़र्स आते हैं तो उनको
आपकी नज़र में कोई ऐसे है कि उनको बहुत ही मतलब आपने लाखों की तस्करा किया, मैं पूछूंगा आपसे कि करोड़ों की ऑफर आई है, उस पर उन्होंने क्या रेट किया? देखिए जी, हमारा जो हल्का ना एन 245 वो एक कारोबारी हल्का भी है। किसी भी वहाँ पे शोरूम भी थे कारों के, वहाँ पे तारिक रोड भी था, बड़े बड़े लोग थे कि कभी भी आमिर ने जो है ना, मैं उनका इस तरफ जो है वो ध्यान नहीं कभी दिया। वो वो कभी इन मामलात में, वो सादा इंसान था, उसकी दुनिया ही जो है ना वो अलग थी कि वो कहता है कि बस मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, मेरी ज़ात से कोई नुकसान ना पहुँचे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमेशा ये चाहते थे, जो कामरान वजाहत ने जैसा हमें बताया, कि वो चाहते थे कि उनकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए उन्होंने नाजायज़ कमाई की तरफ देखा नहीं। और वैसे भी वो माशाल्लाह से जिस ओहदे पर थे और जो उनका रुतबा था, उनको पैसों की वैसे भी कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर, कामरान की बातों से लगता है कि उनके अंदर हविस भी नहीं थी। किस्तें जारी हैं, अगली किस्त में फिर मिलेंगे। इस किस्त के बारे में आप बताइएगा कि अपने कमेंट्स में कि आपको यह किस्त कैसी लगी, इसमें जो बातें हुई उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।